तो हेलो दोस्तों, मैं मनीषा बाकोलिया आज फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प के साथ। तो दोस्तों, हाल ही की कुछ वीडियोस में मैंने कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम के पेज के इनबॉक्स के अंदर ये पाया कि आप लोगों ने मुझसे एनसीसी कैडेट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो की डिमांड करी थी। तो आज मैं एनसीसी कैडेट यानी नेशनल कैडेट कोर के लिए स्पेशली जो कैडेट्स फीमेल कैडेट्स हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर यानी जीसीआई के ऊपर होने वाली है। तो जीसीआई की वैकेंसीज कहाँ पे आती है, जीसीआई आप कैसे बन सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जीसीआई बनने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी सैलरी क्या होती है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ज़रूर बने रहिएगा हमारी वीडियो के एंड तक और जानिएगा सारी जानकारी। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो मुझे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर मिले थे वीडियोज़ के। इसके अलावा इंस्टाग्राम के पेज के इनबॉक्स में भी मुझे काफ़ी मैसेजेस मिले, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं शो कर पाई, तो उनका एसेस मैंने नहीं लिया था, बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोगों ने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए कोई वीडियो बनाई है, जीसीआई के लिए, मतलब जीसीआई के लिए तो बहुत सारी यहाँ पे कमेंट्स आए हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं जीसीआई के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जीसीआई यानी कि गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होता क्या है। जीसीआई एक फंक्शनल पोस्ट होती है एनसीसी के अंदर, और जीसीआई का काम होता है जो भी एनसीसी के अंदर डेली फंक्शनिंग होती है उसको कैरी आउट करना। देन आप देख सकते हैं गर्ल्स कैडेट जो इंस्ट्रक्टर होती है इनका काम होता है गर्ल्स कैडेट को ट्रेन करना, देन पीआई स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग और कैंप। देन जो भी गर्ल्स कैडेट होती है जीसीआई उनको हेल्प करती है थ्रू आउट द कैंप्स एंड उन्हें मोटिवेट करती है। और जीसीआई का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो गर्ल्स कैडेट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखे ट्रेनिंग और कैंप के टाइम। इसके साथ साथ जीसीआई एस्कॉर्ट करती है गर्ल्स कैडेट्स को। तो ये सब था जीसीआई के काम कि जीसीआई का क्या फंक्शन होता है एनसीसी के अंदर। आगे हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स की। देखिए, सबको पता है जीसीआई गवर्नमेंट जॉब है, तो जीसीआई की वैकेंसीज कहाँ पे आती है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। पहले जीसीआई की वैकेंसी एसएससी नहीं कराता था, अभी एसएससी के थ्रू जीसीआई की वैकेंसी आती है। जीसीआई और गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर पोस्ट इज नाउ नोटिफाइड अंडर द सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो जीसीआई की जितने भी वैकेंसीज आती है सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्जाम्स के अंदर आती है और ये एसएससी के थ्रू निकाली जाती है। और सिलेक्शन पोस्ट के अंदर ये हर साल वैकेंसीज आती है। एसएससी की टोटल 9 रीजन्स है जहाँ पे एनसीसी की जीसीआई की वैकेंसीज आती है और ये अलग अलग रीजन्स की होती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जीसीआई की जो सिलेक्शन पोस्ट के अंदर वैकेंसी आई थी वो फेज 7 में आई थी। सिलेक्शन पोस्ट में फेज 7 के अंदर सबसे पहले जीसीआई की वैकेंसी जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब तक किसी को नहीं पता था कि जीसीआई की वैकेंसी यहाँ आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर जो जीसीआई का होता है फेज 7 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन के अंदर, दैट विल बी फर्स्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। देन आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट पोस्टल वेरिफिकेशन होते हैं। यहाँ पे पोस्टल लिखा है, दैट मीन्स कि आप बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स की जितने भी कॉपीज होती हैं वो भेजते हो। ठीक है, जिस भी रीजन से आपने अपना क्लियर किया है एग्जाम। देन आपके उसके बाद में आपकी एक स्क्रूटनी लिस्ट बनती है। देन उसके बेसिस पे आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है एसएससी रीजनल सेंटर में जहाँ से आपने अपने एग्जाम को क्लियर किया है। देन आपकी फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनती है जो अकॉर्डिंग टू योर वैकेंसीज होती है। देन आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देन फाइनल में आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज बता देती हूँ। फेज 7 2019 में जब जीसीआई की वैकेंसीज इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है, उस टाइम पे टोटल जीसीआई की 32 वैकेंसीज थी 3 रीजन्स में।
ठीक है, आप देख सकते हैं एनई यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एनआर यानी कि नॉर्दर्न रीजन, देन आपका सेंट्रल रीजन। एनई में आपकी 19 वैकेंसीज थी, एनआर में आपकी 2 वैकेंसीज थी एंड सीआर में आपकी 11 वैकेंसीज थी। मैंने एनआर में उस टाइम पे जीसीआई के लिए अप्लाई किया था, हालांकि मैं तीनों के लिए अप्लाई कर सकती थी और मुझे एक ही एग्जाम देना पड़ता तीनों के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में लास्ट में 19 है, क्योंकि 2019 की वैकेंसीज है। तो 2020 की होगी तो लास्ट में 20 होगा, 21 की होगी तो लास्ट में 21 होगा। ठीक है, तो दिस इज माय रिजल्ट इन फेज 7 जीसीआई का। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 9 पे मनीषा बाकोलिया मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइम पे मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया था, देन उसके बाद में मैंने अपने पोस्टल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, यानी कि बाय पोस्ट मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भेजी थी सेल्फ अटेस्टेड, और मैंने कुछ अपनी फोटोग्राफ्स भेजी थी, मतलब फोटोग्राफ्स लाइक पासपोर्ट फोटोग्राफ भेजी थी। देन उसके बाद में मेरी स्क्रूटनी लिस्ट आई थी और उसके बेसिस पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जहाँ पे जो मेरा सेंट्रल रीजनल ऑफिस था एसएससी का, दैट विल बी एनआर। मैंने एनआर के लिए अप्लाई किया था नॉर्दर्न रीजन से, जहाँ पे एक ही सीट थी, वैसे तो 2 सीट थी टोटल, एक अनरिजर्व की एंड एक एससी कैटेगरी की, तो वहाँ पे एक ही सीट थी मेरे लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था और मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, देन उसके बाद में मेरा मेरिट लिस्ट आई थी। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो इट वॉज वेरी सैड कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे मेरिट लिस्ट आउट थी। आगे मैं आपको बता देती हूँ फेज 8 के अंदर, फेज 8 आपका 2020 का वैकेंसीज था। इसके अंदर टोटल वैकेंसीज जीसीआई की 109 यानी 109 थी। ठीक है, यहाँ पे 7 रीजन से आप देख सकते हो वैकेंसीज निकली थी। एमपी रीजन से, मध्य प्रदेश से, देन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से, वेस्टर्न रीजन से, ईस्टर्न रीजन से, केरला एंड कर्नाटका रीजन से, सदर्न रीजन से एंड सेंट्रल रीजन से। आप देख सकते हो एमपी में 7 वैकेंसीज थी, नॉर्थ वेस्टर्न में आपकी 24, वेस्टर्न रीजन में 24, देन ईस्टर्न रीजन में 18, केरला एंड कर्नाटका में 4 वैकेंसीज थी, सदर्न रीजन में 23 एंड सेंट्रल रीजन में 9। इस टाइम पे मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, तो इस वजह से मेरा इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। देन आपको मैं फेज 9 का बताती हूँ। फेज 9 आपका 2021 का वैकेंसी है, जिसमें टोटल जीसीआई की 267 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 6 रीजन से जो है जीसीआई की वैकेंसीज निकली थी, जिसमें सीआर की 34, केके की 47, एनई की 44, देन एनआर की 38 एंड एसआर की 76 एंड डब्ल्यूआर की 28। ये वैकेंसीज आई थी नवंबर दिसंबर के टाइम पे 2021 में, और इसके एग्जाम हुए थे फरवरी टू मार्च में। मतलब कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पे इलेक्शंस चल रहे थे, उस टाइम पे उन स्टेट के एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे और वो मार्च में हुए थे। मेरा एग्जाम फरवरी में हो गया था और इसका रिजल्ट आ गया था जुलाई के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट था। मैंने सभी ये जो 6 की 6 पोस्ट थी इन सभी के लिए अप्लाई किया था, और आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट सभी 6 पोस्ट में क्लियर किया था मैंने। ये मेरा रिजल्ट है जीसीआई का। बेसिकली इसके अंदर जो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम होते हैं उनका रिजल्ट है ये मेरा। तो मैंने जीसीआई की सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और मैंने लकीली सभी पोस्ट क्लियर करी है, लकीली एंड बाय हार्ड वर्क ऑफ माइन। ठीक है, तो दिस इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर जीसीआई कि आप लोग के पास क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जीसीआई के लिए। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट होगा वो फीमेल होगा। मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जब फेज 7 का मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे रिजल्ट के अंदर कुछ मेल कैंडिडेट्स ने, आई थिंक 2 या 3 मेल कैंडिडेट ने भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और फिर उन्हें बाद में उसमें से हटा दिया गया था, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और आपने एनसीसी के अंदर एटलीस्ट 2 ईयर्स सर्व किया हो और आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो। अब बहुत से कैडेट्स को ये डाउट रहता है कि मैम एनसीसी सी सर्टिफिकेट के अंदर कौन सी ग्रेड होनी चाहिए जीसीआई पोस्ट के लिए। तो नो मैटर आपका अल्फा है, ब्रेवो है या चार्ली है, आप किसी भी ग्रेड के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बस सी सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। देन एज लिमिट मैं आपको बता देती हूँ। जीसीआई के लिए आपको मिनिमम एज 18 चाहिए, 18 ईयर्स, एंड मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स रहती है। हालांकि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एज रिलैक्सेशन जो एससी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 5 ईयर्स का मिलता है, जो ओबीसी के होते हैं उनको 3 ईयर्स का
एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि जो SC/ST वाले कैंडिडेट्स हैं वो 30 साल तक उनकी मैक्सिमम एज जो 30 साल रहेगी और OBC वालों की 28 ईयर्स रहेगी। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, GCI के लिए, किसी और अदर पोस्ट के लिए, आपका प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा दैट विल बी मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहता है। तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय पोस्टल कराओगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो आफ्टर रिजल्ट, ठीक है, वहां पे आपका DOB के लिए जो आपका मेन सर्टिफिकेट रहेगा दैट विल बी योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ओके, आगे आपका मैंने आपको बताया अभी तक कि हमारा होता क्या, एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद में आपको आपका रिजल्ट, अगर आप जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसमें जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके पोस्टल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अपने रीजनल ऑफिस में भेजोगे बाय पोस्ट, ठीक है, उसमें वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आप वो भेजोगे, फिर वहां से आपकी प्रोविजनल लिस्ट बनेगी, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको रिजेक्ट कर रखा है विदाउट एनी रीजन, तो आपको 10 या 12 दिन का टाइम दिया जाता है, आप बाय मेल अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेज सकते हो। देन आपकी एक स्क्रूटनी लिस्ट बनती है और उस स्क्रूटनी लिस्ट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं, प्रोविजनली एक्सेप्टेड होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहाँ पे आपका जिस भी रीजन से आपने भरा है उसी रीजन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे सपोज मैंने फेज 7 का एग्जाम नॉर्दर्न रीजन से किया था, तो नॉर्दर्न रीजन का जो रीजनल ऑफिस है दैट विल बी इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं हुआ था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कुछ दिन बाद में आपका मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, जैसे 2 वैकेंसीज है, ठीक है, तो उसके अंदर 2 बच्चों का नाम होगा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली जिनके ज्यादा मार्क्स आए होंगे और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए होंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही कैंडिडेट्स के होते हैं, बट जिन्होंने मार्क्स के अकॉर्डिंगली ज्यादा है, ठीक है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो मेरिट लिस्ट आने के 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि हमारा मेरिट लिस्ट आया था 23 अगस्त को लास्ट ईयर, यानी कि 2021 में फेज 7 का, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाती है कैंडिडेट्स को। बट उससे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये मेडिकल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, जैसे आपका मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद में आपके घर पे बाय पोस्ट एक लेटर आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इसको ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, आपको उसका आंसर देना होता है। साथ में आपको एक और लेटर भेजा जाता है, मतलब उस लेटर के अंदर ही आपके मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन पहले हुआ करता था, ये पहले का ही है, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन तो नहीं होता क्योंकि वो अपने सामने नहीं करते, ठीक है। अभी क्या होता है, आपका CBC जो पूरा ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है ये, ठीक है। देन FBS जिसको हम PPBS या SGPT बोलते हैं। देन आपका क्रिएटिनाइन, यूरिन टेस्ट, ठीक है, एक्सरे चेस्ट, PA व्यूज, ECG, आई टेस्टिंग, ये सारे टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट ये आपके सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं। ये आप किसी भी सिटी हॉस्पिटल, आपके एरिया का जो भी सिटी हॉस्पिटल आप वहाँ से करवाओगे। देन आप इनकी जो रिपोर्ट है वो आप अपने रीजनल ऑफिसेज में भेजते हो, या फिर जो भी आप जहाँ पे आपको बोला जाता है, जैसे अगर आपने NCC से भरा है तो NCC का हेडक्वार्टर, ठीक है, तो डिपार्टमेंट के अंदर ये आपका मेडिकल टेस्ट जाएगा। देन उसके बाद में आपका एक ज्वाइनिंग कॉल लेटर आता है, और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी उसके बारे में भी उसके अंदर प्रॉपर लिखा होता है। तो आपका मतलब मेरिट लिस्ट आने के बाद में मेडिकल टेस्ट एंड ज्वाइनिंग, इन सब के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है, वो भी डिसाइड करती है बाय रीजनल ऑफिसेज और SSC, ठीक है। तो ये तो था आपका मेडिकल टेस्ट का। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, ठीक है। तो जब भी आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे, आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, देन आपके पास जो लेटर आएगा उसके अंदर प्रॉपर लिखा होगा कि आपको क्या क्या टेस्ट करवाना है, और सिटी हॉस्पिटल से ही करवाना होता है, बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पे स्केल की। GCI की पे स्केल क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पे स्केल लेवल 4 का होता है। आपकी जो सैलरी होती है उसमें बेसिक सैलरी आपकी 25,500 होती है। इसमें आपके बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे ट्रेवल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, इस तरीके के अलाउंसेस जुड़ के आपकी टोटल सैलरी 40,000 प्लस हो जाती है। ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी जब आप ज्वाइन करोगे उस टाइम पे। देन ये सैलरी हर साल इंक्रीमेंट होके लास्ट में जब आप
मतलब लास्ट तक जो आपकी मैक्सिमम सैलरी रहेगी दैट विल बी 81,100 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी। इन हैंड सैलरी आपकी स्टार्टिंग में 40,000 प्लस होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका GCI का नहीं रहेगा, आपका एक ही एग्जाम होगा। 3 सेपरेट कंप्यूटर एग्जामिनेशन का मतलब है एक मैट्रिकुलेशन, एक हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का। ठीक है, मैट्रिकुलेशन में आप लोग देख सकते हो कि ये 10th लेवल का एग्जामिनेशन होता है। इसमें 10th लेवल के बेसिस पे कुछ पोस्ट निकलती है सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। देन हायर सेकेंडरी में आपका 12th बेस्ड का एग्जामिनेशन होता है, इसमें भी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू 12th बेस्ड कुछ पोस्ट निकलती है। देन आपकी ग्रेजुएशन एंड अबव, जिसके अंदर आपका GCI की पोस्ट आती है। ठीक है, इसके अलावा GCI के साथ साथ और भी बहुत सी पोस्ट आती है ग्रेजुएशन एंड अबव में। ठीक है, तो ये 3 लेवल के एग्जाम होते हैं। आपको GCI के लिए ग्रेजुएशन एंड अबव वाले में फिलअप करना अपना एग्जाम, अपना फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपके चार सब्जेक्ट रहने वाले एग्जाम के अंदर, रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का होगा तो थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम होगा, वैसे इतना टफ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी GK एंड GS, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, देन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपके 25 क्वेश्चन ईच होंगे और सबके 50 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। टोटल ड्यूरेशन आपकी जो रहने वाली है दैट विल बी 60 मिनट्स। ठीक है, 80 मिनट्स यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो स्क्राइब अपने साथ लेके आते हैं, बट जो GCI के लिए अप्लाई करेंगे उनका तो ये है ही नहीं, आपको सिर्फ 60 मिनट ही मिलेंगे क्योंकि आप फिजिकल फिट होते हो। ठीक है, साथ में आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है दैट विल बी 0.50, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम करो। ठीक है, देन आपका जो भी स्कोर होता है कैंडिडेट्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, वो आपका फाइनल स्कोर नहीं होता, वो आपका रॉ स्कोर होता है। आपका जो मार्क्स होता है दैट विल बी नॉर्मलाइज्ड, वो नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, उसमें आपके मार्क्स थोड़े बढ़ सकते हैं, हो सकता है घट भी सकते हैं, बहुत कम चांसेस होता है कि आपके मार्क्स कम होंगे, आपके मार्क्स ज़्यादा ही होते हैं, थोड़े बहुत मिनिमम, या फिर कई बार 5-6 नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग आएगी। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे एनालॉगीज बेस्ड, सिमिलैरिटी बेस्ड, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक रिलेशनशिप, arithmetic reasoning, then figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, then statement and conclusion, then syllogistic reasoning, इस तरीके के टॉपिक्स आएंगे। इसके साथ साथ आपके कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे इन सब में ही जो ये तो आपके मेन टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स जैसे सिमेंटिक एनालॉगी, सिंबलिक नंबर एनालॉगी, देन फिगरल एनालॉगी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, देन सिंबलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, देन न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन, सिंबलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, space orientation, space visualization, Venn diagram, drawing inferences, a punched hole or pattern folding and unfolding, figural pattern, folding and completion, indexing, address matching, then आपका date and city matching, classification of center codes, roll numbers, small and capital letters, number coding, decoding and classification और embedded figures, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स। ठीक है, तो ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से करना, जिसमें सबसे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे सिलॉजिम वाले क्वेश्चंस हो गए, देन पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, पंच्ड वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनमें से करिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी PYQ देख लो। ठीक है, उसके बेसिस पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, PYQ से आपका काफ़ी अच्छा ग्रिप बन जाता है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अपने दो, मतलब टेस्ट सीरीज दो। ठीक है,
टेस्ट सीरीज आती है, आप उसमें टेस्ट दो, ठीक है, अपने आप को देखो कि आप कितने पानी में हो, ठीक है, देन अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। देन हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं दैट विल बी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसके साथ साथ आपके करंट इवेंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एजुकेटेड पर्सन से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर आप वैसे चांसेस होते हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो, तो आप वही क्वेश्चन करो जो आपको आता हो, ठीक है, क्योंकि जीके जी इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है या ये नहीं आता। इसमें तुक्के लगाने वाला सीन होता ही नहीं। कई बार आपका ये होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट रहता है बिटवीन 2 ऑप्शंस, तो आप वो भी कर सकते हो, बट आप कोशिश करना कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, ठीक है। देन आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी यहाँ पे आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है दैट विल बी कि कैंडिडेट को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करेक्ट इंग्लिश की, और बेसिक कॉम्प्रिहेंशन के एंड राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स के अंदर ये एबिलिटीज चेक करी जाती है। इसके अंदर आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है। उसके अलावा प्रेपोजिशन, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एरर, सेंटेंस, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, जंबल वर्ड, जंबल सेंटेंसेस, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप वो करना। देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ, इंग्लिश के लिए मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जितने भी आपके सिनोनिम है, एंटोनिम्स है, ठीक है, ये सारे जो भी वर्ड्स है, ठीक है, ये आपके आते हैं एडिटोरियल से, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से। तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपकी ग्रामर भी ठीक होगी, साथ में आपकी इंग्लिश की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो आप डेली का 1 या 2 एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप वहाँ से वर्ड्स उठाइए, ठीक है, वोकैबुलरी के वर्ड्स उठाइए, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड आ सकता है, क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, सपोज जैसे अभी क्या है, मान लो 5 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, तो इससे जस्ट 3 महीने पहले के जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर करना है अच्छे से। देन आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं दैट विल बी ऑन होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज जो आपका मीन होता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री शॉर्ट्स, graphs of linear equation, triangle and its various kind of centers, congruence and similarity of triangle, circle and its chords, tangent, angle subtended by chords of a circle, common tangent to 2 or more circle, triangle, quadrilateral, regular polygon, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular, parallelepiped, parallel piped, regular right pyramid with triangular and square base, then trigonometric ratio, then degree and radian measure, standard identities, complementary angle, height and distance, histogram, frequency polygon, then bar diagram and pie chart. इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आपका फ्रैक्शन एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, देन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीचे आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर मैं आपको बोलूंगी कि आपकी एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री की, आप उसको अच्छे से कर लो, और कुछ आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज आप अच्छे से कर लो। हिस्टोग्राम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बार डायग्राम दे दिया जाता है, पाई चार्ट दे दिया जाता है, या हिस्टोग्राम बना के दे दिया जाता है, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आप परसेंटेज बेस्ड पे या फिर डायरेक्ट भी निकाल के दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताए हैं वो तो आप मस्ट कर ही लेना। बाकी कोशिश करना कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए, मैथ्स के भी, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी बेस्ड ऑन द स्कोर एंड मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग रेशियो, ठीक है। तो आप जो एग्जाम देते हो बाय कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप जितने कैंडिडेट क्लियर करते हैं उस एग्जाम को, उसमें अगर आपकी टोटल 5 वैकेंसीज है
तो एग्जाम जो कट ऑफ क्लियर करेंगे उसमें होंगे 1:20 की रेशियो, यानी एक सीट पे 20 कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे अगर 5 वैकेंसी तक है, ठीक है। यानी कि मान लो 5 वैकेंसीज है, ठीक है, तो एक सीट पे 20 बच्चे, तो 5 सीट पे आपके 100 बच्चे उस पर क्लियर करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जो मिनिमम मार्क्स है वो लेके आ रहे हो कि नहीं लेके आ रहे, ठीक है। वो आपके सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है, उसके लिए आप सिलेक्शन पोस्ट वाली वीडियो देख लो, ठीक है। अगर आपके मोर देन 5 वैकेंसीज है, यानी कि किसी पोस्ट के लिए आपकी 5 से ज़्यादा वैकेंसीज है, सपोज 10 वैकेंसीज है, तो एक सीट के लिए यानी कि एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट्स को एग्जाम क्लियर करवाया जाता है, मतलब एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है, उनका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके टोटल यहाँ पे भी 100 कैंडिडेट्स हो जाएंगे, ठीक है, 10 वैकेंसीज के ऊपर, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी के लिए, उनको क्या होता है, अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अपने असेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे एक्सपीरियंसेस, कैटेगरी, एज के लिए जो भी आप सर्टिफिकेट लगाते हो, एज रिलैक्सेशन के लिए, जैसे एज के लिए तो आपने 10th का मैट्रिकुलेशन का अपनी कॉपी दे दी, ठीक है। देन आपका एज रिलैक्सेशन के लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगता है, ठीक है। और इसको आप हार्ड कॉपी, इसकी जो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है, प्रिंट आउट की, वो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसकी भी हार्ड कॉपी आप जो अपने रीजनल ऑफिस में भेजते हो जहाँ से भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड विद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। अब जितने भी कैंडिडेट स्क्रूटनी स्टेज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्टल भेज दिए, ठीक है, अब जितने भी कैंडिडेट्स उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा अपने रीजनल ऑफिस में। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न रीजन से मैंने भरा था अपना फॉर्म, तो मुझे नॉर्दर्न रीजन के रीजनल ऑफिस में बुलाया गया था, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। अगर आप सदर्न रीजन से अप्लाई करते हो और वहाँ से आप अपना एग्जाम क्लियर करते हो, तो फिर आपको सदर्न रीजन यानी कि चेन्नई में जाना पड़ेगा, ठीक है। केरला कर्नाटक के लिए आपको बेंगलुरु जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये रीजनल ऑफिसेज हैं। अगर आप जैसे अलग अलग पोस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया फेज 9 के अंदर मैंने 6 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उन सभी 6 पोस्ट के लिए मुझे 6 अलग अलग रीजन में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे वेस्टर्न रीजन के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग होता है। आपका एग्जाम एक होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सभी का असेंशियल क्वालिफिकेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि 1:10 की रेशियो में जो आपको कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Who have qualified shall be only for one more time filling up the member। हाँ, ठीक है, ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी GCI के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपना डाउट डालना है, या फिर आप मुझे स्टडी संकल्प पे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर GCI, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे तो फिर भी पूछ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट जब भी GCI की वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगी, तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप कि सभी NCC कैडेट्स को, फीमेल कैंडिडेट्स को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।